मैं सरप्राइज की बात कर रहा था। रेडी फॉर द सरप्राइज। आज का ये सेशन फाइनली मुहूर्त आ चुका है एसएम के साथ आगे बढ़ने का। एंड एसएम से हम लोग आज से एसएम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल एसएम की बात करना शुरू करता हूँ। ईआईएस को अभी सब कुछ भूल के बाजू में रखो। एंड ये पर्टिकुलर फ्रेश लेक्चर है, आज का पहला लेक्चर विद रिगार्ड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यस क्यों पढ़ना ये तो समझ में आता है। यस क्वाइट ऑब्वियस है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट हमारा चाहता है कि आप ईआईएस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाओ। सो जब सीए बन जाओ तो आपको ये सब चीज़ें आगे क्वाइट ऑब्वियस है, सब आईटी बेस्ड हो चुका है। तो ये सब चीज़ों से आप फैमिलियर रहोगे तो उतना आपके लिए स्मूथ गोइंग रहेगा, ये तो समझ में आता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये क्या फंडा है ना। ऊपर देखो बाय द वे ये 7B करके कंसिडर होता है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ईआईएस का एक भाई है, बड़ा भाई या छोटा भाई, नन ऑफ आवर बिजनेस, ट्विंस है। तो जैसे ईआईएस है उसी तरीके से एसएम भी है। सर ईआईएस ज़्यादा इजी है या एसएम इजी है? देखो मैं पहले कह रहा हूँ हर एक अपने अपने परसेप्शन है। कुछ लोगों से आप पूछोगे तो ये कहेंगे कि नहीं यार मैंने तो दिन रात ईआईएस पढ़ने को बोलो तो भी मैं कभी बोर नहीं हो सकता। लेकिन एसएम से बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता। एंड कुछ लोगों से पूछो तो एसएम है, एसएम जैसा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। और सम सब्जेक्ट है, इतना कॉम्पैक्ट, इतना इजी गोइंग, आराम से रट्टा मार के हो जाता है अमका ढमका, है ना। तो ये अपने अपने परसेप्शंस है। तो सब मैंने एसएम को किस तरीके से लेना, इजी या हार्ड? अरे भाई जैसे ईआईएस है उसी तरीके से एसएम भी है। जितना प्यार आप ईआईएस से करते हो उतना ही प्यार आपको एसएम से भी करना है। ये स्क्वाड वैसे सर होगा, अरे डेफिनेटली होगा। फर्स्ट साइड लॉ तो नहीं, मैं तो बिलीव नहीं करता फर्स्ट साइड लॉ पे, लेकिन हाँ डेफिनेटली जितना प्यारा ईआईएस है उतना ही प्यारा एसएम भी है ना। तो ये बात करते हैं एसएम के ऊपर वेटेज है 50 मार्क्स का। अगर आप विथ ऑप्शंस की बात करो तो तकरीबन 60 मार्क का पेपर ड्राफ्ट होता है विद रिगार्ड टू एसएम। एंड इसमें से 50 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना है ना। तो सर एसएम बहुत इजी गोइंग है, हाँ कसम से, एज कम्पेयर टू एएस। देखो एसएम के कुछ बेनिफिट्स है, कुछ खासियत मैं आपको काउंट करवा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा इजी गोइंग लगेगा, है ना। एसएम इसकी खासियत ये है कि बहुत कॉम्पैक्ट है, नंबर 1। एज कम्पेयर टू ईआईएस, जैसे ईआईएस में 70 पेजेस 80 पेजेस ऑन एन एवरेज, एसएम में अभी तो जैसे ऐसा नहीं ना, वो मुन्ना भाई में डायलॉग नहीं है, ए भाई रूम में घुसे नहीं कि रूम खत्म। तो ये ऐसी काइंड ऑफ है, अभी तो ज़रा लेक्चर में घुसे नहीं, ऐसे सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर चैप्टर में एंटर नहीं हुए, बस थोड़ा सा आगे लिंक लगता है तो चैप्टर खत्म हो जाता है, काइंड ऑफ फीलिंग आएगा आपको, है ना। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नंबर 2, एज कम्पेयर टू ईआईएस, एसएम में टोटल 8 टॉपिक्स है, वहाँ पे 5 है या 8 है, लेकिन 8 के 8 बहुत इजी गोइंग है। एंड डेफिनेटली हर चैप्टर में एक स्पेसिफिक फ्लो है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है। मतलब आप हर चैप्टर में क्या कंटेंट रहेगा एट द एंड ऑफ सिलेबस आप इजीली रिकॉल कर पाओगे। अगर मैं कह दूं कि ये चैप्टर में क्या पढ़े थे तो आप खटाखट बता दोगे कि सर ये चैप्टर में ये की कॉन्सेप्ट है या ये कोर कॉन्सेप्ट है ना। एंड थर्ड सबसे बड़ा एडवांटेज, है ना, ईआईएस में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स। यस क्वार्टर में से हर अटेम्प्ट में अगर आप आगे के और अटेम्प्ट देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं और डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। लेकिन एसएम में फिलहाल कोई ऐसे चेंजेस नहीं है मेरे ख्याल से। लास्ट 5 to 8 ईयर्स में ऐसे में कोई चेंजेस आए ही नहीं है। इनके हिसाब से ये सिलेबस में बड़ा कॉम्पैक्ट एंड परफेक्ट है, इसमें चेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं है, अपग्रेड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें अमेंडमेंट्स वाला पार्ट नहीं है ना, इसमें कुछ ऐसा अपडेशंस होते हैं, है ना। तो जो इतने सालों से सिलेबस चलते आ रहा है बस वही पढ़ते आना है। एंड लास्ट एडवांटेज ये है लास्ट कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो भी है, मतलब पेपर बहुत प्रेडिक्टेबल है। आपको भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में यूजुअली कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से आने के चांसेस ज़्यादा है। तो फिर सर स्टूडेंट्स इतना इजी है तो फिर स्कोर क्यों नहीं कर पाते? कुछ लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमें ईआईएस में निमोनिक्स के थ्रू लर्न करने की हैबिट पड़ चुकी है। निमोनिक्स बना बना के हम लोग कॉन्सेप्ट पर रट्टा मार लेते हैं, लेकिन ऐसे में आपको निमोनिक्स बहुत रेयरली मिलेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, आपको यहाँ पे रट्टा और मगब ही करना है। एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसको अगर इसके लैंग्वेज में ही लिखोगे तो ही मार्क्स स्कोर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आपको लिखना जमना चाहिए। वो लैंग्वेज पे कमांड जितना ज़्यादा आएगा
उतना ज़्यादा इजी गोइंग रहेगा। एंड यहाँ पे निमोनिक्स की ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली। हाँ, जहाँ जहाँ पॉसिबल है मैं निमोनिक्स दूंगा डेफिनेटली, नहीं तो अदरवाइज ये अगेन एंड अगेन ब्रशअप करके लर्न करके लेना ही पड़ेगा। तो ये दो उसके ड्रॉबैक्स है। क्लियर यहाँ पे? ओके, चलेगा। तो फिलहाल एसएम की बात कर रहे हैं, तो एसएम का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज यूजुअल। इसे बहुत सारे निमोनिक्स क्या कहते हैं, इसे फुल फॉर्म्स है, लेकिन हमारे लिए तो ये एसएम ही है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि एसएम पढ़ना क्यों है, यस ये क्वेश्चन सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आईटी क्यों पढ़ना है, ये तो मैं पहले क्लियर कर चुका था। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों लर्न करना है या क्यों पढ़ना है, या ये कॉन्सेप्ट इतना क्या इंपॉर्टेंट है। देखो बॉस, हमने सुना होगा लाइफ में बड़े बड़े बिजनेस में एक गलत स्ट्रेटेजी पूरी नैया ले डूबती है ना, समझ में आ रहा है? एक गलत स्ट्रेटेजी पूरी नैया ले डूबेगी, है ना। इसका मतलब चाहे कितना भी पैसा हो, कितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो, लेकिन आपके पास अगर सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो डेफिनेटली आप आपके बेसिक गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन आपका स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए। अगर सही स्ट्रेटेजी मिल जाता है, कॉम्बिनेशन फिट बैठा, तो आप डेफिनेटली आपके गोल्स को इजीली अचीव करोगे। फॉर दैट रीजन स्ट्रेटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड उसी की तरह से स्ट्रेटेजी बनाने से कोई फायदा नहीं होता है। वही मैंने मान के चलो, मैं तुम्हें बोल दिया तुम्हें सीए बनना है तो एक काम करो, अभी तो फिलहाल ये लेवल पे आपको रोज के 4 घंटे पढ़ना है। मैं तुम्हें एक स्ट्रेटेजी बना के दे देता हूँ, इस तरीके से आपको पढ़ना है। लेकिन सिर्फ स्ट्रेटेजी बनने से आप पास हो जाओगे नहीं, चीज़ों को मैनेज भी करना पड़ेगा। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसे सही तरीके से मैनेज भी करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ पे? दैट्स व्हाई strategy and its management is a very important aspect in the life of a businessman. In fact, in every field strategy and its management is an important और key aspect, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बनाई जाती है एंड किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। यस डेफिनेटली। अरे तुम्हारे पास भी तो इतना सारा पैसा है, लेकिन आप वो पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? यस, फंड शॉर्ट गिरेगा। फिर पापा को कॉल करोगे, फिर पापा बोले बेटा अभी 15 दिन पहले तेरे को इतना पैसे ट्रांसफर किए, कहाँ उड़ा दिए? तो फंडा फिट है, सिंपल है कि यस स्ट्रैटेजी तो बनाओगे, लेकिन स्ट्रैटेजी का सही तरीके से मैनेजमेंट होगा तभी आप आपके बेसिक गोल्स अचीव कर पाओगे। ठीक है, यस ये है। तो फॉर दैट रीजन इंस्टीट्यूट चाहती है कि आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ो। इनके पीछे एक इंटेंशन और है। नहीं सर मेरे को पढ़नी है, आप जो बोल रहे हैं ना मेरे को नहीं पता कि ये सब चीज़ों के लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए क्या? अबे नालायक हो। ठीक है सुनो, तो इनका कहना है कि जब आप सीए बन जाओगे तो सीए बनने के बाद क्या करोगे? प्रैक्टिस में उतरोगे, क्वाइट ऑब्वियस या तो जॉब पे जाओगे। इन केस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्वाइट ऑब्वियस यहाँ पे कंसल्टेशन भी देना पड़ेगा। कंसल्टेंसी समझ में आता है क्या? अरे सिर्फ ऑडिट नहीं करते, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सिर्फ ऑडिट परफॉर्म नहीं करते। ऑडिट ये पुराने जमाने में ये कॉन्सेप्ट था कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सिर्फ ऑडिट ही करना होता है, ओपिनियन फॉर्म करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माना बहुत डायनामिक है। यस बहुत से क्लाइंट्स हमारे पास हमारे सजेशंस लेने आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन दैट सिनेरियो वो आपसे स्ट्रेटजी के ऊपर भी ओपिनियन पूछेंगे। तो बीइंग एन ऑडिटर या बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता होना चाहिए कि हर एक स्ट्रेटजी कौन से प्लस पॉइंट है, कौन से माइनस है, कौन से स्ट्रेटजी कौन से लेवल पे अप्लाई होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप आपके क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करोगे। सो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? 2 फायदे पूछो मुझसे। 2 फायदे हैं। नंबर 1, एक तो सबसे पहले अगर आपके स्ट्रेटेजी सही गिरते हैं स्ट्रेटेजी कंसल्टेंसी के लिए आएंगे, क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे, उनके स्ट्रेटेजीज के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपके कंसल्टेंसी से वो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक तो नंबर 1 आपका कंसल्टेंसी का फीस बनता है। यस 5,000 चार्ज करो, 6,000 करो, 10,000 करो, ये आपके ऊपर है ना। तो पहला आपका रेवेन्यू तो फिक्स हो गया। यस रेवेन्यू बन गया कि मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आया तो बस इतना रेवेन्यू आपका जनरेट हो गया, नंबर 1। एंड नंबर 2 अगर स्ट्रेटेजी सही गिरा, अगर स्ट्रेटेजी सही निशाने पे लग गया तो आपका क्लाइंट ऑसम बहुत पैसे कमाएगा, बहुत प्रॉफिट कमाएगा। अगर क्लाइंट का बिजनेस बढ़ता है, टर्नओवर बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है तो क्वाइट ऑब्वियस है अल्टीमेटली इससे आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्लाइंट की तरक्की में आपकी भी तरक्की है। तो इसलिए ये चीज़ ये फंडा ध्यान में रखना। अगर माइंड में कभी डाउट आया कि मैंने एसएम क्यों पढ़ना है तो बस इतना समझ लेना कि अगर आप प्रैक्टिस के बारे में सोच रहे हो तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपके फंडा से
आपके क्लाइंट का बिजनेस हिट हुआ तो डेफिनेटली ये आपके रेवेन्यू में भी इंक्रीमेंट देगा ही देगा 101%। लेकिन गुडविल बनेगा वो अलग है ना। तो सर इसीलिए हमें ये स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट पढ़ना है। हाँ इसीलिए पढ़ना है सर, फिर भी नहीं पढ़ रहा है। अबे एक दूंगा ना, नहीं फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैंने इसीलिए पढ़ना है। नहीं तो नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, दो रीजंस मैंने दिए व्हाई वी शुड गो फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर फिर भी तुम्हें फंडा नहीं पढ़ रहा तो एक काम करो नालायको, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये पढ़े बिना तुम लोग पास होने नहीं वाले, और अगले लेवल पे जाओगे नहीं। तो जो भी लेना है ले लो भाई, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है और ये सब्जेक्ट भी पढ़ना है, टैकल भी कर देंगे। ठीक है, ओके चलो गुड। तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है। बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हाँ तो सर अभी तक हम वही तो बात कर रहे हैं है ना। अच्छा भाई साहब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ना, क्या होता है ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा भाई साहब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंडा ये है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में नए नए स्ट्रेटेजीज डेवलप करना है एंड वो स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कौन से लेवल पे कौन सा स्ट्रेटेजी डेवलप होता है, ये सारा यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन आएगा। फॉर एग्जांपल इनका सिर्फ एक ही फंडा है कि बीइंग अ बिजनेसमैन यूजुअली स्ट्रेटेजीज हर लेवल पे काम में आता है। यस अभी आप बीइंग अ स्टूडेंट हो तो क्वाइट ऑब्वियस आपने आपके स्ट्रेटेजीज डिफाइन किए एंड अकॉर्डिंगली आप रोज का रोज पढ़ाई करते हो है ना। तो इसी तरीके से मान के चलो अब सीए की फील्ड में आओ एंड इन केस अगर आप सीए नहीं क्वालिफाई होता है या सीए बन गए, तो सीए बनने के बाद आपने डिसाइड किया कि नहीं मैंने ना प्रैक्टिस नहीं करना, ना मैंने जॉब पे जाना, मैंने पापा का बिजनेस और आगे लेके जाना है, तो ठीक है ना, चलता है। कहाँ ऐसा लिखा है कि सीए बन गए तो आप आपके पापा का बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हो। एंड बहुत से एग्जांपल्स मेरे सामने, मेरे कलीग्स है जो सीए बनने के बाद अपने बाप दादा के बिजनेस को आगे बढ़ाया था, इनफैक्ट बहुत आगे तक लेके गए है ना। तो फंडा ये है कि मान के चलो आप सीए बन जाते हो एंड आपने डिसाइड किया कि मेरे पापा का बिजनेस है, मैंने वही ज्वाइन करना है, वही आगे बढ़ाना है ना। ठीक है, अब पापा के बिजनेस में आप ज्वाइन हो गए, वेरी फर्स्ट डे आप बोल रहे हो काउंटर पे बैठ के पापा क्या पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मज़ा नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं है, सेंस ही नहीं है, मतलब नहीं ये अब चीज़ों ज़माने के साथ हमें चेंज होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए है ना। पापा खींच के कान के नीचे लगे, तो तू बेटा ये कहना चाहता है कि मैं इतने सालों से जो 50 साल से यहाँ पे बैठ के ये काउंटर पे जो बिजनेस कर रहा हूँ वो सब बकवास है? गाल पे हाथ रखो लो पहले, और पहले बोलो पापा को मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, लेकिन काम करने का तरीका गलत हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इन शॉर्ट आपको करना क्या है, यस वहाँ पे रिनोवेशन करोगे आप, बढ़िया सा शोरूम का लुक दोगे, अच्छा खासा एयर कंडीशनर लगाओगे, एकदम टिप टॉप। क्वाइट ऑब्वियसली कस्टमर्स ये डिस्प्ले के बेसिस पे ही अट्रैक्ट होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपने क्या कर दिया, बिजनेस चेंज किया क्या? नहीं, जो अर्निंग पापा ने 50 साल में कमाया, आपका टारगेट है कि मैंने सेम अर्निंग आगे के 5 साल में अर्न करना है, समझ में आ रहा है। ये टारगेट के साथ चल रहे हो तो आपने कहीं बिजनेस चेंज किया क्या? नहीं, बिजनेस करने का तरीका चेंज किया, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यस यही करना है हमें, है ना। तो पॉइंट ये है हमें यहाँ पे बिजनेस को चेंज नहीं करना है, सिर्फ काम करने का तरीका बदलना है, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। डन, ओके चलेगा। तो बहुत कुछ डिस्कशन हो गया, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस सब ये सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब चीजें पढ़ लिए। अब एक काम करें, थोड़ा सिलेबस के ऊपर भी थोड़ी सी नजर घुमा लेते हैं, है ना। तो मॉड्यूल सामने रखना, यस क्वाइट मॉड्यूल्स कहीं पड़ी होगी, इतने महीने से हाथ में लगा है, थोड़ा झटक भटक के उसको पोछ पाछ कर लेके आओ एंड बैठ जाओ एक जगह पे, है ना। यहाँ भागो मत, मैं पहले बोल रहा हूँ, भागो मत। ओके फाइन। तो मॉड्यूल ओपन करोगे तो मॉड्यूल में टोटल सबसे पहले हमें कंटेंट लर्न करना है, टोटल 8 टॉपिक से, बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत मजा आने वाला है। चेकआउट पेपर 7B स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर आपका पुराना मॉड्यूल? हाँ मेरे पास पुराना मॉड्यूल है, नए मॉड्यूल से क्या करना है यार, वैसे भी इसमें कोई अपडेशंस होते नहीं है ना। तो चलो देखिए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, ये पहले आपको इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देंगे, है ना। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या, ये पहला चैप्टर। लॉजिकली भी सोचो तो यही पहला चैप्टर होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, ये जाने दो, है ना। तो पहला चैप्टर, ओए रट्टा मारना है, मैं पहले बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस कब बिल्टअप होगा। देखो हमने EIS भी जब शुरू किया था तो शुरुआत में मैंने आपको 5 टॉपिक्स लर्न करवाया थे, इसलिए तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि हाँ मुझे एटलीस्ट ये पता है कि इस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स हैं एंड सारे टॉपिक्स के नाम भी मुझे रिकॉल होते हैं। तो आपको करना क्या है, अगले सेशन मूव ऑन करने से पहले ये सारे टॉपिक्स आपके लर्न हो जाने चाहिए। तो पहला चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। ऊपर देखो
इसके बाद चैप्टर नंबर 3 मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, सीक्वेंस बता रहा हूँ कौन से सीक्वेंस में मैं चैप्टर्स कवर अप करने वाला हूँ। इसके बाद आ जाएगा ये पेजेस, देखो पेजेस काउंट करो। पहला चैप्टर नंबर 1 13 पेजेस, 13 में भी देखो पहले तो इंट्रोडक्शन में 2 पेज खा गए है ना, इसके बाद लास्ट में समरी का 13, मतलब गिन के सिर्फ 10 पेज में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाय क्या मस्त लग रहा है ना, 10 पेज में चैप्टर कंप्लीट होता है, वो भी ये लेवल पे। हाय कहाँ ऐसा मिलता है ना। ओके, इधर चैप्टर नंबर 3 हाईएस्ट, मैं तुम्हें कहूँगा चैप्टर नंबर 2 सबसे बड़ा है पूरे आर्टो टॉपिक्स में। चैप्टर नंबर 2 सबसे बड़ा है जो कि 43 पेजेस पे जाता है। अगर इफेक्टिवली काउंट करो तो ये 38 पेजेस पे ये चैप्टर कवर्ड है। हाईएस्ट इतने पेजेस में कवर्ड है ना, बाकी सब चिल्लू चिल्लू है। देखो चैप्टर नंबर 1 सिर्फ 13 पेजेस है। चैप्टर नंबर 3 जो मैं कवर अप करने वाला हूँ, इसके बाद दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, है ना। ये हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 3। कितने पेजेस है ढूंढ लो, 18 पेजेस है ना। इसके नीचे सुनो, अब ये पहले ग्रुप में ये तीन पर्टिकुलर चैप्टर्स को डाल दो, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, है ना। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नंबर 2 डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, एंड तीसरा था आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ये देखो पहला अंताक्षरी खेले ना, काइंड ऑफ है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लास्ट वर्ड है, इसी वजह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। क्लियर है, याद रहेगा ये 2, है ना। इसके बाद चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 ये बैक टू बैक चैप्टर्स है। सुनो, मैंने पहले भी बताया था हर एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप, मिडल एंड लोअर, ऐसे 3 लेवल्स होते हैं, है ना। तो तीनों लेवल्स के लिए स्ट्रेटेजीज भी अलग अलग होगा, क्वाइट ऑब्वियस है। तो देखो चैप्टर नंबर 3 ये बोल रहा है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज, मतलब टॉप लेवल स्ट्रेटेजीज कौन से, उसका डिस्कशन। ये कॉर्पोरेट लेवल, टॉप मैनेजमेंट को एक कॉर्पोरेट लेवल बोला जाता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 बिजनेस लेवल, ये मिडिल लेवल है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज मतलब मिडिल लेवल पे कौन कौन से स्ट्रेटेजीज होते हैं वो यहाँ पे। टॉप हो गया, मिडिल हो गया, फिर लोअर भी आना चाहिए, है ना। चैप्टर नंबर 6 दैट इज फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज। डन। तो देखो कितने ग्रुप बना दिए, पहले ग्रुप में 3 चैप्टर्स है, ओके। सेकंड ग्रुप में और 3 आ गए, 3 और 3 कितने हो गए, 6। क्लियर है, 6 रहा ना, 6 हो गए। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 एंड 8 ये लास्ट कैटेगरी में जाएगा। चैप्टर नंबर 7 है आपका, देखो स्ट्रेटेजीज की बात हो गई। अब देखो पहले इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन में व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ये हो गया, है ना। इसके अगले क्या कहते कैटेगरी में गए तो वहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल टॉप लेवल पे होता है, तो उसके स्ट्रेटेजीज कौन से, वो चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 ये मिडिल लेवल है, तो यहाँ पे बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज, एंड लास्ट मतलब लोअर लेवल, तो वहाँ फंक्शनल लेवल है, तो वहाँ पे फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज ये डिफाइन कर गया। तो ये स्ट्रेटेजीज तो पढ़ लिए, अब सिर्फ पढ़ने से मैटर जमता क्या, नहीं, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो भी बात होनी चाहिए। तो वो आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर 8 स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड रिलेटेड कंट्रोल्स। कंट्रोल्स के बिना तो बात खत्म ही नहीं होती, ये तो हम लोग ईएस में अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। तो पॉइंट ये चैप्टर नंबर 8 आ जाएगा स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड इट्स कंट्रोल, है ना। एंड लास्ट चैप्टर जो मैं कवर करता हूँ वो है चैप्टर नंबर 7, वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। ओके, यस। तो चैप्टर नंबर 7 ये थोड़ा सा ऑड मैन आउट में जाता है, यस एज यूजुअल। देखो 2 चैप्टर्स ऑड मैन आउट में। चैप्टर नंबर 2 डायनामिक्स ऑफ क्या था वो, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, ये ऑड मैन आउट है। एंड चैप्टर नंबर 7 ये ऑड मैन आउट है, बाकी सारे लॉजिकल है। देखो ऊपर देखो, यस। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 ये 3 लेवल्स है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, एंड एक चैप्टर नंबर 7 ऑड मैन आउट में आता है, एंड चैप्टर नंबर 2 ये एक ऑड मैन आउट में आता है। तो टोटल 8 टॉपिक्स हमें यहाँ पे कवर अप करना है। एंड हाईएस्ट इसमें चैप्टर नंबर 2 है जिसमें 40 पेजेस आएंगे, बाकी सारे के सारे 20, 13, 15, 17 इसी तरीके से पेजेस कवर्ड अप होंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक के, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर कुछ बात करना चाहूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो आपके लिए आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन आई थिंक इनफ है। तो एक काम करते हैं, आपसे पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को एक बार चेकआउट कर लो एंड मेक श्योर कि जब मैं नया सेशन लूँ या चैप्टर नंबर 1 हम शुरू करें उससे पहले आपके ये सिलेबस का
टोटल 8 चैप्टर्स के नाम लर्न हो जाने चाहिए। उसी के बाद मैं अगला सेशन कवर अप करूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही है। ये पर्टिकुलर सेशन में सर आपने कुछ पढ़ाया तो नहीं? यस, एज यूजुअल मेरा पहला लेक्चर एज इंट्रो ही होता है, यूजुअली इंट्रो होता है। इसमें हम लोगों ने ये सब चेकआउट कर लिया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या, 50 मार्क का वेटेज है, क्यों पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखो कि क्यों पढ़ना है। क्योंकि स्ट्रेटेजीज यूजुअली क्लाइंट्स आपसे ओपिनियन लेने आएंगे, और अगर आपको ओपिनियन सही गिरता है तो वहाँ पे उनका बिजनेस बढ़ेगा, अगर उनका बिजनेस बढ़ेगा तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। सर उनका वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, मेरा रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? अबे नाला है, उनके तेरे स्ट्रेटेजी की वजह से उनका पहले 20 लाख का बिजनेस था, अब कितना हो गया? करीबन 1 CR का बिजनेस हो गया था। टर्नओवर बढ़ गया, टर्नओवर बढ़ गया तो जीएसटी अट्रैक्ट होगा, जीएसटी अट्रैक्ट होगा तो रिटर्न फाइलिंग आपकी तरफ आएगा। अगर वो ऑडिट में आते हैं तो आपका रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ेगा। इसलिए हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या? ये बिजनेस को चेंज करने की बात करता है? नहीं, ये बिजनेस को चेंज करने की बात नहीं करता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कहना है आपका काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करो। जो चीज़ें बाप दादा ने 50 साल में कमाए, हम लोग वो 5 साल में कमाएंगे। दैट इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एंड अगर सब चीज़ें अवेलेबल है, सब चीज़ें आपके फेवर में, सिर्फ एक गलत स्ट्रेटेजी पूरी नैया को ले डूबेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। अगर स्ट्रेटेजी सही ड्राफ्ट होती है तो आपके गोल्स, बेसिक गोल्स इजीली अचीव होते हैं। ठीक है, क्लियर है? एंड ये पर्टिकुलर सिलेबस में टोटल 8 चैप्टर्स है, ये हम लोगों ने अभी आज चेकआउट किए। आपको ये लर्न करना है सिर्फ इसके हेडिंग, एंड इसके बाद अगले पर्टिकुलर लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 1 के साथ शुरुआत कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए सायनारा एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड सर ये सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? आई प्रॉमिस अगस्त में ना, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये 15 सितंबर तक के हम लोग टारगेट करेंगे, 15 या 25 सितंबर तक के। बहुत जल्दी भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन यूजुअली सितंबर में ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका अक्टूबर रहेगा एंड नवंबर में आपका अटेम्प्ट है। सब ऐसा लगता नहीं क्या कि अपन बहुत लेट कर रहे हैं? देखो मैं जानबूझ के एसएम को लास्ट में लेता हूँ। द रीजन बिग द थियोरेटिकल सब्जेक्ट है नंबर 1, एंड मेरा हमेशा का एक्सपीरियंस रहा है कि जितना कॉन्सेप्ट लास्ट में कंप्लीट कर रहे हो ना, स्टूडेंट को वो कॉन्सेप्ट उतने ही फ्रेश रहता है। समझ में आ रहा है? 4-5 महीने पहले कंप्लीट कर देता तो आई बेट कि आप ये मॉड्यूल को हाथ भी ना लगाते। फिर क्या हो जाता है, अभी आप मोमेंटम में आ रहे हो, समझ में आ रहा है? अभी आपका स्टडी का मोमेंटम आपको मिला होगा। द रीजन भी अगला आइटम आपके लिए बहुत क्रूशियल है। जैसे जैसे टाइम आता है स्टूडेंट का एक लेवल, एनर्जी लेवल बढ़ते जाता है, तो वो टाइम पे जो भी चीज़ आप पढ़ोगे तो फर्स्ट टाइम फ्रेशली पढ़ोगे तो इजीली ग्रैब होता है। शुरुआत में कैजुअल अप्रोच होता है, अरे ठीक है ना, अभी तो जस्ट पास होके आया है तो अभी कौन लोड लेगा। तो यूजुअली मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्जेक्ट को एक हल्के में ले। ठीक है, तो बेटर है ये, दिस इज द राइट टाइम। जानबूझ मैं इतना डिले करता हूँ, जस्ट एग्जाम के 1 या सवा महीने पहले अपना ये सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरीके से हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सायनारा एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।